दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डे 19 और पेज नंबर 48 ऑफ एसपीडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास थी। कितने के? 2500 से 1750 रही थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजों द्वारा यंगून निर्वासित कर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, जिसने बहुत सारी प्रणालियां लागू की थी। 10 हाल प्रणाली हो गया और भी कृषि से रिलेटेड प्रणालियों को लाया था। चौथा है, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक लागू रह सकता है। तो आपातकाल किसमें दिया हुआ? आपातकाल जो कि अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है, वो कितने बार अभी तक लागू हुआ है? 3 बार। एक हुआ था 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, दूसरा हुआ था 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय, भारत और पाकिस्तान का, और तीसरा हुआ था कब? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने लगाया था आंतरिक अशांति के कारण, जो कि, और अगर इसके बारे में बोला जाएगा आपातकाल के बारे में, तो वो 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 1 महीने के भीतर। अगर उस समय लोकसभा भंग है, तो जब से नई लोकसभा स्टार्ट होगी, उसके 1 महीना के अंदर ये अनुमोदित होना चाहिए, और राज्यसभा से पहले 1 महीना के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। और अगर राज्यसभा से अनुमोदित नहीं है, तो फिर लोकसभा से अनुमोदित होने की तो बात ही नहीं बन रही है। नेक्स्ट है, ये जो है हर 6 महीना पे ये करके क्या बोलते हैं, फिर से इसको अनुमोदन के पश्चात इसको अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है, और ये विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित होता है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। व्याख्या करने का अधिकार मतलब कि अगर संविधान से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी विवाद होता है, तो अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। वही जो निर्णय देगा वही अंतिम होगा। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। कौन सा मच्छर है? एडिस मच्छर है, जीका वायरस का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। 80% नहीं, 60% के आसपास होती है। 80% ब्रेन में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी नहीं होती है, पीनियल ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे, और पीनियल भी वहीं पे मस्तिष्क में ही होती है। और लीवर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? यकृत भी बोला जाता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। और जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसको ग्लाइकोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। और ये पीत का उत्पादन करता है। किस चीज़ का? पीत का, जिसे बाइल जूस भी बोलते हैं। और इसका काम क्या है? रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालना। ये किसका काम है? लीवर का। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। ये तो आप लोग को पता ही है। और श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में देखेंगे तो इसको लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट्स। WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। और RBC क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं। उसका अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। और इसका किस में हो रहा है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और प्लीहा में। इसका काम क्या है? संक्रमण और बीमारियों से अच्छा करना। मतलब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, उससे लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं ही काम करती है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन थी? सौदामिनी देशमुख थी। पहली महिला कौन थी? सौदामिनी देशमुख। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 है। कितनी है? 8850। और माउंट एवरेस्ट जो है वो कितने भाग में बटा हुआ है? 3। माउंट एवरेस्ट नहीं, मीन्स हिमालय कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। महान हिमालय, लघु हिमालय, और एक हो गया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय कहाँ चला गया? सॉरी, शिवालिक, जिसको बोलते हैं आउटर हिमालय। ये लघु हिमालय है, इसी को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। तो महान हिमालय जो है वो सबसे आगे का भाग हो गया, मतलब सबसे उस तरफ, तिब्बत की तरफ हो गया। तो उसमें कौन कौन से चोटी आ जाती है? माउंट एवरेस्ट आ जाती है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। कंचनजंगा और नंदा देवी, ये सब किसमें है? महान हिमालय में है।
उसके बाद आता है लघु हिमालय, महान हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय हो जाएगा। लेसर मैंने लिख दिया है, ग्रेटर हिमालय। ये हो गया लघु हिमालय। लेसर हिमालय जिसमें पीर पांजाल, धौलाधर और महाभारत श्रेणियां आती है, पर्वत श्रेणियां। फिर हो गया शिवालिक, शिवालिक जिसमें जाके पूर्वांचल, उधर जो पहाड़ियां हैं वो शिवालिक के अंतर्गत आती है। और शिवालिक और लघु हिमालय इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। इन दोनों के बीच की घाटियों को क्या बोलते हैं, दून। जैसे देहरादून हो गया, ये सब क्या है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की स्पेस है, खाई है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। और गंगा की लंबाई कितनी हो गई, 2525। अभी क्या चल रहा है, 2025, तो ऐसे याद रख सकते हैं 2525 गंगा की लंबाई। और बांग्लादेश में गंगा को क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में गंगा को बोला जाता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना, और उनके संगम को क्या बोला जाता है, मेघना, जो कि सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और उसके बाद कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के एम मुंशी ने की थी। किसने की थी, के एम मुंशी ने। और के एम मुंशी के बारे में देखेंगे तो उस समय ये क्या थे, कृषि मंत्री थे भारत के। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका देश चिली में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, अमेरिकी देश चिली में स्थित है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री। और 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा, जिससे कि टाइम नापा जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये 180 डिग्री जो है उसको पार करने के बाद अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा, पश्चिम से अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, बीच में जो द्वीपों को आ जाता है उसको छोड़ के फिर प्रशांत महासागर से होते हुए पास किया गया है। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। कहाँ पे, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर हमेशा इक्वल होता है, 0 डिग्री अक्षांश। इसीलिए वहाँ दिन और रात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और अगर दिन और रात के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो विषुव बोला जाता है जब 21 मार्च और 23 सितंबर को भारत में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। और 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ी रात, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। अगर इसका अपोजिट पूछेगा तो इसको बस उल्टा कर देना है कि 21 जून को क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी रात हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको ले जाया जाए। यस, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। पहला क्या हो जाता है, राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 52 से अनुच्छेद 61 है। इसको याद करने का तरीका क्या है, रकानी कायो सस, एक सेकेंड, नहीं, वो होता है राज्यपाल का। और राष्ट्रपति का क्या होता है, क्या होता है इसका, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। इस पे एक मैं वीडियो दे दूंगा। तो अगर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तब उस समय कौन बनता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनता है। और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, अगर उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन बनेगा, मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। मौन घाटी जिसे बोला जाता है, वो कहाँ है, केरल में है। हुंडू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, कहाँ, रांची में, हुंडू जलप्रपात, जो कि वहाँ का बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। रांची कहाँ आता है, झारखंड में। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को क्या, कलिंग पुरस्कार कौन देता है, यूनेस्को देता है। और ये कब से दे रहा है, इधर मैंने लिखा होगा, अरे इसको हटाता हूँ पहले। कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक जो थे बीजू पटनायक, उनके दान देने के बाद से 1952 से ये अवार्ड मिलना शुरू हुआ। और ये किस लिए दिया जाता है, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और ये किधर से गई थी, यूएसएसआर ने इसको भेजा था। और पहला अगर अंतरिक्षयान बोला जाएगा तो वो किसने भेजा था, यूएसएसआर ही ने भेजा था। और पहला मानव बोला जाएगा तो वो भी यूएसएसआर ने भेजा था, जो कि यूरी गागरिन थे पहले अंतरिक्ष यात्री। और महिला वाली कौन हो गई, वेलेंटीना तेरेस्कोवा।
असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। ये याद रखिएगा। इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। सत्य फल क्या होता है? अंडाशय के परिपक्व होने से बनता है। किससे? अंडाशय के परिपक्व होने से बनता है, जैसे कि आम हो गया, नारियल हो गया, अंगूर हो गया। और असत्य फल क्या होता है? जो अंडाशय के फूल के अन्य भागों जैसे कि पुष्पासन, पायदल, दलपुंज, इन सब चीजों से बनता है, जो कि हो गया सेव, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। तो अगर जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि असत फल किसे कहते हैं, तो सेव, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी हो गया, और सत फल में ये सब हो गया, टीसी। नेक्स्ट है गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। किसके लिए? साहित्य कृतियों के लिए, मतलब वो साहित्य को बढ़ावा देता था। मतलब गुप्त वंश के शासनकाल में कौन कौन से महान विद्वान थे? कालिदास थे, आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। कालिदास ने कौन सा लिखा था? मालविका अग्निमित्रम लिखा था, अभिज्ञान संकुतलम लिखा था। ये सब इन्होंने लिखा था। वरामिहिर हो गए, ये सब गुप्त वंश के विद्वान थे। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। डर्मेटोलॉजी क्या है? त्वचा बीमारियों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग, वो क्या है? डर्मेटोलॉजी है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडई कनाल में है। कहाँ स्थित है? कोडई कनाल, तमिलनाडु में स्थित है। और मदर टेरेसा द्वारा कौन सी मिशनरीज बनाई गई थी? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कब? 1950 में। और 1948 में वो उन्हें क्या मिला? मतलब वो आई थी कब? 1929 में वो भारत आई थी। मदर टेरेसा कब आई थी? 1929 में। और 1948 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गया था। और उन्होंने 1950 में क्या किया था? मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की थी, जो उनकी एक संस्था है। उसके बाद 1980 में उन्हें क्या मिला था? भारत रत्न। और उसके एक साल पहले 1979 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। कब पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था 1498 में। कोच्चि में उतरा था, कोच्चि केरल में। और ये आने वाला भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, जिसने भारत की खोज की थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज। अलबरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। अलबरूनी कौन था? महमूद गजनवी के साथ जो भारत आया था। महमूद गजनवी के बारे में आपको याद होगा, ये 1000 से 1027 तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। उसमें 1025 में इसने सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है उसमें लूटपाट की थी। नेक्स्ट है पंडवानी, छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। पंडवानी कहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है। और छत्तीसगढ़ के कुछ और लोक नृत्य के बारे में देखेंगे जो फेमस फेमस है, वो हो गया। और ये जो पंडवानी है वो किससे रिलेटेड है? वो महाभारत के गाथाओं को डांस के फॉर्म में दिखाया जाता है छत्तीसगढ़ में। फिर हो गया कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध वाला हो गया? पंथी हो गया, राउत नाचा हो गया, कर्मा हो गया, सुवा हो गया। ये सब कहाँ की लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? स्वामी विट्ठलनाथ थे। अष्टछाप के, अष्टछाप क्या था? महाप्रभु वल्लभाचार्य या उनके पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित 8 भक्तकालीन कवियों का एक समूह था, जो कि 1565 ईस्वी में बनाया गया था। और ये क्या ब्रज भाषा में कृष्ण की भक्ति से संबंधित पदों और कीर्तनों की क्या करते थे? रचना करते थे। कौन? अष्टछाप के बारे में। तो ये कब बना था? 1565 ईस्वी में बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहाँ गया, कहाँ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग क्या था? उत्प्लावन का सिद्धांत। उसमें क्या होता है कि वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु जो है उसके द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के बराबर होता है तब वो फ्लोट करेगा। जैसे कोई बराबर की घनत्व वाली वस्तुएं हैं तो वो फ्लोट करेगी। अगर ज्यादा घनत्व की है तो वो क्या होगी? डूब जाएगी। तो वस्तु का जितना भार जा रहा है उतना वो पानी को विस्थापित करेगा, तभी वो तैरेगा। ये हो गया उत्प्लावन बल, जिसे लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी कहते हैं, उत्प्लावन का नियम। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला राज्यपाल बनी थी। और सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता था? भारत कोकिला उनको उपनाम दिया गया था। फिर 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1924 में किसने किया था? गांधी जी ने किया था। उसके अगले साल 1925 में जो अधिवेशन हुआ था उसको किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। और अगर ये बोला जाएगा कि किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी,
तो वो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। वो उत्तर प्रदेश की ही, वो भी उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट क्या है? न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे यहाँ पे कौन सा हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसी तरह से जिसकी क्या बोलते हैं, जिसका नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। किसके लिए लागू की थी? सैनिकों के भले के लिए और जनता के लिए भी था ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी ये? एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हम्म। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी? ये मूल्य निर्धारण, इसका मतलब ये टारगेट क्या था? मूल्य निर्धारण करना, भंडारण बढ़ाना, ताकि अगर अकाल वगैरह आता है तो उस समय काम आएगा। फिर सैन्य शक्ति का सुदृढ़ीकरण इसमें होता, कि अगर मान लीजिए मार्केट का दाम कम है, सामान का दाम सही है, तो सैनिकों को ज़्यादा सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कम सैलरी में भी काम चला सकते थे। तो ये सैन्य शक्ति को सुदृढ़ीकरण भी करने के लिए था। और इसके लिए क्या था कि इसमें क्या किया गया था कि विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बनाया गया था। जैसे कृषि के लिए अलग अलग हो गया, कपड़ा के लिए अलग हो गया, ऐसे ऐसे करके सबके लिए अलग अलग बाजार बनाया गया था। और कुछ लोगों के लिए भी ये क्या बोलते हैं, कुछ सीट भी बनाई गई थी, जैसे कि सहनाई मंडी थी, फिर बरीद था, मुनिहान था। तो सहनाई मंडी क्या था? ये देख रेख करता था, कहाँ? मंडी की देख रेख करता था कि दाम सही ले रहा है कि नहीं। सहनाई मंडी मतलब एक तरह से ऐसे याद रखते हैं, सहनाई मंडी मतलब किसी को सहना ना पड़े। मार्केट में ऐसे क्या होता है कि आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, यहाँ 20 रुपये किलो, वहाँ 40 रुपये किलो, ये जो भेदभाव होता है वो वहाँ पे नहीं हो, इसके लिए सहनाई मंडी की नियुक्ति की गई थी। तो आप लोग इस तरह से याद रखते हैं, सहना मतलब कि सहना ना पड़े किसी को, ये वाली प्रॉब्लम। फिर हो गया बरीद, वो क्या था? सूचना अधिकारी था, वैसा कुछ रहेगा तो वो सूचना देगा। और मुनिहान था, वो गुप्तचर था। वो मतलब उसका काम क्या था? गुप्तचर का काम क्या होता है? छुप छुप के देखना, पता करना। तो वो छुप छुप के पता करता था कि हाँ सब सही है ना, कोई ये तो नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सर्विस, आईसीएस, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। किसके समय में चालू हुआ था? लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में समय में। और अगर देखेंगे तो ये क्या था? लॉर्ड कर्नवालिस कौन था? वो गवर्नर जनरल था। कौन सा? सेकेंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। जो कब बना था? 1773 से 1785 तक। 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद। उसके बाद सेकंड कौन आया था? लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में। बंगाल स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जमींदारों पर कर वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया था? जमींदार को दिया गया था। फिर इसने प्रशासनिक, न्यायिक और पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए क्या? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। क्या किया था? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। और जो कलेक्टर थे जिला में, उनको बहुत सारे अधिकारों को उनके अंदर दिया गया था कि ये सब पे ना कानून बनाना और संचालन करना ये उनका काम होगा। इसी तरह से आईसीएस की शुरुआत हो गई थी। रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? यामा के लिए। नेक्स्ट है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कहाँ के? अवध के। अवध के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अभी तक अवध के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है। तो अवध का स्थापना कब हुआ था? 1722 में हुआ था। नवाब सादत खान ने किया था। किसने किया था? नवाब सादत खान ने। और शुजा उद्दौला, जो कि अवध का एक नवाब था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने? इसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। लेकिन ये बक्सर की लड़ाई, ये सॉरी, बक्सर की लड़ाई में। लेकिन पानीपत के लड़ाई में ये क्या था? अब्दालियों से मिला हुआ था। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। फिर आसफ उदौला भी था एक अवध का नवाब, जो कि राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो ये तीन फेमस हो गए। एक तो सादत खान हो गया, जो स्थापना किया था कब? 1722 में। शुजाउद्दौला हो गया, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के टाइम था। और आसफ उदौला हो गया, जिसने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। माहेश्वर क्या था? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी था। और अहिल्याबाई होलकर कौन थी? वो एक मराठा शासिका थी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? यकृत, लीवर। इसके बारे में पीछे भी पढ़ चुके हैं। पित्त, बाइल जूस, जो कि पित्ताशय में जमा होता है, फिर भोजन के वसा को तोड़ने में काम आता है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ भी है।
देखिए इधर है, तो कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है देख लेते हैं। तो ये पित्त क्या है, बाइल जो पीले हरे रंग का पाचन तरल पदार्थ होता है, क्या होता है, पित्त का कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ये, ठीक है। तो ये पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का पाचन तरल जो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिससे कि वो आंतों द्वारा अवशोषित हो सके, क्या हो सके, अवशोषित हो सके। और पित्त जो है क्या निकालता है, पीतरस, और वो पित्ताशय में जमा होता है, जब भोजन जाएगा तो वो थोड़ा थोड़ा वो रिलीज होते रहता है। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, गोवा भारत का 25वां राज्य कौन सा बना था उस समय, गोवा। ऑल इंडिया, और सबसे लास्ट वाला कौन था, 29वां, जो कि बाद में 28 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से हटा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। तो अभी कितने राज्य हो गए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था, आजादी के बाद। उनका देने का रीजन था कि मतलब सब मेहनत करो और देश को आगे बढ़ाओ, इसीलिए उन्होंने कहा था आराम हराम है। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1959 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। कब किया गया था, 1901 में। इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति, जिसे किसने लिखा था, मनु ने। और ये क्या है, प्राचीन इतिहास का एक कानून का पुस्तक था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान में शामिल किया गया था। और ये कौन से पुस्तक में, उनके आनंद मठ पुस्तक में ये छपा था, वंदे मातरम। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 से 28 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता, सॉरी, हाँ, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, मतलब 25 से 28 देखेंगे, वो तो धर्म, ये हो गया धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। और ये क्या हो गया, मौलिक अधिकार है। तो 25 में क्या है, अंतःकरण। अंतःकरण मतलब क्या, जिससे कि सिख लोग कृपान रख सकते हैं, तो वो सब क्या हो गया, अंतःकरण में आता है। तो ये 25 के अंतर्गत आएगा। 26 में क्या होता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, मतलब नमाज पढ़ना, हवन करना, ये सब आपको अलाउड है 26 के अंतर्गत। 27 में क्या होता है, धार्मिक कार्य धन पर टैक्स नहीं। अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए धन इकट्ठा किया जा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में क्या है, सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई विद्यालय, विश्वविद्यालय, जो भी, अगर वो सरकारी पैसे से चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन थे, मनु, जिन्होंने लिखी थी मनुस्मृति। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। कितना परसेंट है, 71% है, जिसका मात्र ढाई, जैसे पीने योग्य अगर बोला जाए पानी, तो वो कितना है, मात्र 2.5%। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। कब ढाला गया था, शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया था, जो कि चांदी का था। इनके टाइम में कौन से युद्ध हुए थे, 1939, सॉरी 1539 में, 1539 में कौन सा, चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसे बेलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कलिंजर की किले की घेराई करते समय। फिर हो गया, पित्त का स्त्रवण कौन करता है, यकृत द्वारा होता है। ये 2-3 बार देख चुके हैं। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। किसके द्वारा नियोजित होता है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतें जो हैं उसको, जैसे कोई अभी आज के डेट में 10 रुपये का सामान है, कल होकर वो 12 रुपये हो जा रहा है, तो ये मुद्रास्फीति है। जितना ज़्यादा स्पीड में बढ़ती है, महंगाई इसी के हिसाब से बढ़ रही है। जितना ज़्यादा मुद्रास्फीति होगी, महंगाई बढ़ते जाएगी। शिवाजी की माँ जीजाबाई थी। शिवाजी की माँ कौन थी, जीजाबाई। और पिता साजी भोसले। और पुत्र कौन थे, जिनका मूवी आया था अभी हाल ही में, छावा, संभाजी। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का, फ्रांस का निवासी था। इसके समय में क्या हुआ था, रूसी क्रांति, सॉरी फ्रांस क्रांति हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। कहाँ की थी, दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर किया था।
और भी उन्होंने कुछ कुछ काम किया था, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा चलाना तांबे का। फिर आपका ये एक हो गया देवगिरी ट्रांसफर करना। फिर एक क्या था आपका ये कराचिल या खुरासान, क्या बोल सकते हैं उसको, खुरासान की शुरुआत की, मतलब वहां गए थे अपने सैनिकों को लेके वो। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कॉन्टोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्टोसोम कहलाती है, कॉन्टोसोम। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन। और अगर कोशिका का अध्ययन बोला जाएगा तो वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। किनका योगदान है? कपिल मुनि का। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। किसका है? मौसमी उत्क्रमण मानसून का कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। कितना होता है? 1/81। पृथ्वी का 1/81 चंद्रमा का द्रव्यमान है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ हो गया? उत्तरी अफ्रीका में हो गया है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना हो रहा है पृथ्वी का तापमान? 15 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।